फिज़िक्स क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 0 मैथमेटिकल टूल्स की अपनी एक बहुत ही ख़ास इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हैं ग्राफिकल वेरिएशन, कैलकुलस और वेक्टर्स, जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करना है। ये चैप्टर वैसे तो एनसीईआरटी बुक में कहीं नहीं है, लेकिन जितने बाकी चैप्टर हैं एनसीईआरटी बुक्स में, उनके क्वेश्चंस करने के लिए, उनके न्यूमेरिकल्स करने के लिए इस चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में टॉपिक नंबर 1 से, जो कि है ग्राफिकल वेरिएशन। अगर ग्राफिकल वेरिएशन की बात करें तो ग्राफिकल वेरिएशन में सबसे पहले आता है अगर ग्राफिकल वेरिएशन की बात करें तो ग्राफिकल वेरिएशन में हमको ग्राफ बनाना सीखना होगा। तो ग्राफिकल वेरिएशन ओके स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए y और x के बीच का एक रिलेशन, एक फंक्शन होना चाहिए। y और x का एक फंक्शन होगा तभी हम ग्राफ बना सकते हैं। फिर ग्राफ बनता किस में है? ग्राफ बनता है दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, एक एक्स एक्सिस होगी तो दूसरी कौन सी होगी? वाई एक्सिस होगी, और ये वाला पॉइंट होगा ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ बनेगा। फिर ग्राफ बनाने का और कैसा तरीका है? अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि सबसे पहले एक टेबल तैयार करना पड़ेगा। वो टेबल होगा एक्स और वाई के बीच का। तो x के पॉइंट्स मार्क करेंगे इस टेबल में, डिफरेंट x के पॉइंट्स होंगे और डिफरेंट y के पॉइंट्स होंगे। उसमें x के पॉइंट्स पर y के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और जब ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हम फिर ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जब x के पॉइंट्स हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो y के कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम प्लॉट कर सकते हैं। तो जब हमने इन सारे पॉइंट्स को जोड़ा, जैसे मान लेते हैं x के एक पॉइंट पर y का ये वाला पॉइंट मिला, x के दूसरे पॉइंट पर y का कोई और पॉइंट मिला, x के तीसरे पॉइंट पर y का ये वाला पॉइंट मिला, x के चौथे पॉइंट पर y का कोई ये वाला पॉइंट मिला। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा था कि x के डिफरेंट पॉइंट्स पर y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिली हैं हमको। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन के तैयार होगा, एक कर्व की तरह तैयार हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कर्व आए। तो ग्राफिकल वेरिएशन में डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं, तो उन्हीं स्पेशल केसेस को हमें इस चैप्टर में डील करना है। लेकिन एक बात ध्यान में आई कि y और x के बीच का ग्राफ बनाने के लिए आपको एक फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। y और x के बीच का एक फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कौन कौन से ग्राफ्स इसमें पढ़ने हैं? तो हमें जो ग्राफ्स इसमें पढ़ने हैं, ज़रा पहले उसका एक ब्रीफ आइडिया ले लें। हमको सबसे पहला ग्राफ पढ़ना है केस 1 का, जब y और x के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, दैट इज़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। केस 2 का हमें ग्राफ पढ़ना है। केस 2 का ग्राफ होगा जब y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा। केस 3 जब y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x तो है ही, लेकिन साथ में कुछ x की पावर्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव पावर्स भी हैं x की। केस 4 अगर बात करें केस 4 की, तो केस 4 में हमें पढ़ने हैं ग्राफ जब y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। केस 5 हमें पढ़ना है जब y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, y की प्रोपोर्शनैलिटी है एक्स स्क्वायर के साथ। और केस 6 और लास्ट केस वो है y इज इक्वल टू फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व पढ़ना है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का कर्व पढ़ना है, एंड मैनी मोर, मतलब फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। केस 6 है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये 6 केसेस हमको इस ग्राफिकल वेरिएशन में पढ़ने हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं केस 1 से। हमने केस 1
में ये देखा था कि केस 1 का हमें ग्राफ बनाना है जब y और x के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, दैट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब हमें इतना पता है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा इक्वल टू का साइन आएगा, साथ में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा और उस कांस्टेंट को यहां पर हमने बोल दिया m। तो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स के बीच का कर्व। तो y इक्वल टू एम एक्स का कर्व अगर हमें बनाना है तो पहले तो मैं बता दे रहा हूं कैसा बनेगा, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा कि ऐसा क्यों बन रहा है। तो y और x के बीच का कर्व जब y इज इक्वल टू एम एक्स है तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस माइनस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। तो ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करते हुए जाएगी। ये कर्व हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास करते हुए जाएगी। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब दिमाग में आता है कि ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई भी कर्व बनाना है, अगर आपको कोई भी कर्व बनाना है तो आपको उस कर्व बनाने के लिए या कोई भी ग्राफ बनाना है तो आपको उस ग्राफ बनाने के लिए टेबल तैयार करना होता है। तो अगर रफ में बात करें कि y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही क्यों होगा, तो अगर उसको देखें तो सबसे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा एक टेबल जो कि किस किस के बीच में होगा। वो टेबल होगा x और y के बीच में, x का टेबल और y का टेबल। तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पर y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। तो पहले बात करें x की वैल्यू जब 0 होगी, तो इस इक्वेशन को अगर देखें y इक्वल टू एम एक्स है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y, तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। पुट करा, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y इज इक्वल टू एम इंटू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू m हो जाएगी। वैसे ही अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 2m। वैसे ही अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 3m। अगर अब आपको इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है तो आप या तो एक ग्राफ पेपर ले सकते हैं, लेकिन मैं तो रफ में बात कर रहा हूँ तो मैंने एक यहाँ पर ऐसे ही रफ में लाइंस खींच दी। एक लाइन खींच दी यहाँ पर x एक्सिस, एक लाइन खींच दी यहाँ पर y एक्सिस, और अब मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ। तो x 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया 0। अगर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, उतने ही डिस्टेंस पे ले लिया। x की वैल्यू 3, तो वैसे ही यहाँ पर y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़, y में क्या चल रहा है 0 चल रहा है, m चल रहा है, 2m चल रहा है और 3m चल रहा है। तो m, 2m, 3m एंड सो ऑन, m, 2m, 3m। और अब मैं अगर पॉइंट्स प्लॉट करूं ग्राफ पेपर की तरह, पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करूं तो ये हो जाएगा m का ये लाइन हो जाएगा, ये 2m का लाइन हो जाएगा, ये 3m का एक ऐसे लाइंस हो गई। वैसे ही 1, जैसे ग्राफ पेपर में अगर बनाए हम लोग 3, तो पहला पॉइंट था x जब 0 तो y भी 0 है, x जब 0 है तो y भी 0 है, तो ये वाला पॉइंट मिला ओरिजिन। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू m है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू m है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2m है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3m है, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। मैं तो फ्री हैंड से यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे ये सारे पॉइंट्स आपको एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हुए ही दिखेंगे। और इस लाइन को अगर पीछे या आगे एक्सटेंड करें तो ये कुछ लाइन ऐसी ही बनेगी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि y इज़ प्रपोर्शनल टू x का ग्राफ कैसा दिखता है, एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से पास करेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो कि कुछ इस तरीके से पास करेगी। ठीक है, तो ये मैंने रफ में सिखाया है। अब आपके दिमाग में आता है, अब आपको बार बार ये रफ पे ड्रॉ नहीं करना, आपको दिमाग में आता है कि आपको अगर ऐसा कोई केस मिलता है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन y एंड x वेयर y इज इक्वल टू mx, तो ये ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट में मिलेगा जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा।
जो कि हमेशा कहाँ से पास करेगा, एक ओरिजिन से ही पास करेगा। तो अब इस पे कुछ देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल्स हम लोगों को मिलते हैं क्लास 12th में। एग्जाम्पल नंबर 1, आप सभी लोगों ने एक इक्वेशन जरूर सुनी है क्लास 10th में, जो कि इक्वेशन थी V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। फेमस है ओम्स लॉ के नाम से। और ओम्स लॉ जब आप लोगों ने पढ़ा है तो आपने यही पढ़ा है दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा इक्वल टू का साइन आएगा, तो जब साथ में एक कांस्टेंट R मल्टीप्लाई होगा, वेयर R इज टेकन एज अ कांस्टेंट, R रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। तो अब अगर इसी इक्वेशन में मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ड्रॉ करना है एक ग्राफ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है, V और I के बीच का ग्राफ। इस बार V है y एक्सिस में और I है x एक्सिस में। इन दोनों के बीच का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, यहाँ पर लिखा हुआ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, यानी कि Y कंपेयर किया तो y एक्सिस में V है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और x एक्सिस में I है। तो y जब भी प्रोपोर्शनल टू x होगा तो उसका ग्राफ अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। उसका ग्राफ मिलेगा हमको हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। एक और एग्जाम्पल, लेकिन अब ये एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा, ये एग्जाम्पल आप खुद सोचेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन इस बार ऐसा है कि अगर दिया हुआ है दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ अगर आपको बनाना है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और मैंने ऐसा बोल दिया दैट मास रिमेन्स कांस्टेंट, बॉडी का मास m कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्राफ बनाइए इसका, तो ज़रा दिमाग में सोचिए कैसा ग्राफ होगा। यहाँ पर V और यहाँ पर मोमेंटम, y एक्सिस में मोमेंटम और x एक्सिस में v, इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा रहेगा ये आपको सोचना है। यहाँ मैंने लिख दिया है मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। एक और एग्जाम्पल, ये तो आपने फिजिक्स में दोनों पढ़े हैं, एक ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, एक ऐसा केस जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। E इज इक्वल टू h न्यू, फ्रीक्वेंसी, न्यू को मतलब है फ्रीक्वेंसी और E का मतलब है एनर्जी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ रेडिएशन, किसी रेडिएशन की एनर्जी, और न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। वैसे ही H क्या है, तो H है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये इक्वेशन आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इक्वेशन को देखिए और ज़रा मुझे बताइए कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। तो काफ़ी समय मिला है आप लोगों को, और आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई है कि ग्राफ हमेशा और हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। अगर हमेशा और हमेशा क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो y और x एक्सिस के बीच में। तो y एक्सिस में मोमेंटम है, x एक्सिस में वेलोसिटी है, तो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करेगा। वैसे ही इसमें भी एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो ग्राफ बनेगा हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जो कि कहाँ से पास करेगा ओरिजिन से। देन केस 2, तो केस 2 के अगर ग्राफ की बात करें तो केस 2 के ग्राफ्स हैं y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। पहला केस था y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अब केस है y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और हमें बिल्कुल बेसिक आइडिया पता है ग्राफ बनाने का, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, इक्वल टू का साइन आया, तभी तो एक इक्वेशन बनेगी, और साथ में एक कांस्टेंट रहेगा k, और ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा k इंटू 1/x। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटने पर इक्वल टू का साइन आया, साथ में एक कांस्टेंट k आया।
इस बार इस कांस्टेंट को k ले रहे हैं और ये एक इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू k इंटू वन बाई एक्स। चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि k इंटू वन बाई एक्स है तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू k इंटू वन, तो k ही हो गया अपॉन में x, तो y इज इक्वल टू k अपॉन x। अब बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे ले लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको मैथ्स के ग्राफ बना रहा हूँ, लेकिन इसको जब फिजिक्स में यूज़ करेंगे तो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको दिमाग में रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अगर आप देखें तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, लेकिन कहीं पर भी दोनों एक्सिस x और y एक्सिस दोनों ही देख लीजिए, x और y एक्सिस में कहीं पे भी x और y एक्सिस में ये कट नहीं कर रहा है ग्राफ। इसकी वजह क्या है हम लोग वजह जान सकते हैं आगे जब मैं रफ में बात करूंगा। सिमिलरली ये चीज़ इधर भी रहेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी रहेगी, क्योंकि जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन अगर x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ भी ऐसा हम लोगों को देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल सकता है अगर थर्ड क्वाड्रेंट बना। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि हम लोग फिजिक्स में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को जनरली यूज़ करते हैं, और जैसे कि पहला केस में ग्राफ को नाम दिया था स्ट्रेट लाइन, वैसे ही इस केस में भी ग्राफ को एक नाम देते हैं और इस केस में ग्राफ को नाम देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये वर्ड्स दिए गए हैं कुछ बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के थ्रू, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये वर्ड्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, लेकिन फिर से बच्चों दिमाग में ये ज़रूर आता है कि ऐसा ही शेप क्यों, ऐसा अजीब ही शेप क्यों, क्यों एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये शेप याद रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा शेप क्यों आई, तो ये डाउट फिजिक्स में सॉल्व हो सकता है या मैथ्स में सॉल्व हो सकता है, वो आप रफ में ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो y इज इक्वल टू के बाई एक्स के बीच का, y इज इक्वल टू के बाई एक्स के बीच का आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपने सबसे पहले एक टेबल तैयार किया, y और x का एक टेबल तैयार किया, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा। सबसे पहले दिमाग में आता है x की वैल्यू 0 रख के देखें क्या आती है। x की वैल्यू 0 के बाद x की वैल्यू 1 रख देंगे, x की वैल्यू 1 के बाद 2 रख देंगे, फिर 3 रख देंगे और 4 रख देंगे एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यूज़ मिल गई। और x की वैल्यू जब 0 रखेंगे, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मैं इसको इन्फिनिटी के तौर पर ऐसे लिख रहा हूँ, नॉट डिफाइंड। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू k आ जाएगी, नो डाउट। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k अपॉन 2। अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी k बाई 3। अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी k बाई 4। और अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे जैसे अब x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बहुत लार्ज थी, जब x की वैल्यू ज़रूरत थी तो इनफाइनाइट बहुत लार्ज थी, पता ही नहीं कितनी थी, लेकिन जब x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू कुछ कम हो गई। x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू और कम हो गई, 3 होने पर x की वैल्यू y की वैल्यू और कम हो गई, 4 होने पर x की वैल्यू और भी कम हो गई। तो अगर इन सब को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट किया जाए, अगर आपको ये सारे चीज़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करनी है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वैसे ही अब यहाँ तो k बाई 2, k बाई 3, k बाई 4 चल रहा है, तो ऐसे ही मैंने एक मल्टीपल ले लिया, यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये k है, और k का आधा फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k बाई 2। k बाई 2 का भी आधा कितना हो जाएगा, k अपॉन 4।
तो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। k/3 भी तो है, k/3 कहाँ लाई करेगा, k/3 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इधर कहीं इस जगह k/3 मान लेते हैं लाई कर जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज़ k/3, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो अगर मैं फिर से वैसे ही ग्राफ की तरह पॉइंट्स प्लॉट कर दूँ, ग्राफ की तरह लाइंस ऐसे खींच दूँ, k/2 k/3 k/4, k/3 कहीं यहाँ लाई करेगा। और अगर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूँ, अब मैंने ऐसे ग्राफ की तरह लाइंस खींच दी और अब मैं अगर पॉइंट्स प्लॉट करूं तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये तो k है, 2k पता ही नहीं कहाँ लाएगा, वो पता नहीं कहीं बाहर से आ रहा है। जब x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू k, तो ये वाला पॉइंट मिला। जब x की वैल्यू 2 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी है, k/2, तो इट मीन्स ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हो गई k/3, मीन्स ये पॉइंट मिलेगा। वैसे ही जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू मिलेगी k/4, विच मीन्स ये वाला कहीं पॉइंट ऐसा मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो अगर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो अगर आप देखें तो ये सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेंगे। अगर मैं ऐसे ही एक पॉइंट टू पॉइंट जोड़ूं तो ये सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। तो कैसे लाई करेंगे, इनको मैंने एक कर्व से जोड़ा, फ्री हैंड से मैंने जोड़ा, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता, धीरे धीरे नीचे होता चला जा रहा है एंड सो ऑन। ये कर्व कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था। ये कर्व मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू कम होगी। अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राफ पेपर पर रफ में ड्रॉ करके देख सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली जब भी कोई ऐसा कर्व होगा कि y इज़ इक्वल टू k/x है, तो जब भी कोई ऐसा कर्व होगा तो हमेशा और हमेशा हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे, जो कि एक कर्व है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y घटेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कहीं पर भी ये कट नहीं करेगा, क्योंकि हमको ये पता है कहीं बाहर से आ रहा है, ये जो कर्व स्टार्टिंग है वो कहीं बाहर से हो रही है। तो इस वजह से हम लोग कहीं पे भी कट नहीं करते, ना ही x में कहीं कट करेगा ना ही y में कभी कट करेगा। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, कैसे फिजिक्स में इस पर कुछ बेस एग्जाम्पल्स हैं। ओके देन, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मैं आपको कहूं कि आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ये तो सभी को याद है, जिसमें P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन थोड़ा सा बहुत चेंज कर रहा हूँ मैं इसमें इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, कीपिंग N, R एंड T ऑल आर कॉन्स्टेंट, ऑल आर कांस्टेंट। अगर मैंने इन सब को कांस्टेंट कर दिया, अगर मैंने कह दिया कि नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी एक कांस्टेंट, आर तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट ही है, लेकिन ऐसे लिख दिया अगर ये सब कांस्टेंट है, लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, मीन्स तब ऐसा हो जाएगा प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये सब कुछ कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। और तब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ग्राफ बना के दिखाइए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, तो कैसा ग्राफ बनेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप कुछ इस तरीके से। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप, और इसी ग्राफ को आपने क्लास 11th में भी ड्रॉ किया हुआ है। ये वाली कंडीशन हम लोग बोलते थे बॉयल्स लॉ, ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, बॉयल्स लॉ। और केसेस जो क्लास 12th में आपको मिलेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और कहूँ, सोचिएगा कैसा इसका ग्राफ बनेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू चार्ज q अपॉन डिस्टेंस r। ये पोटेंशियल है, ये कांस्टेंट है, ये q चार्ज है और ये r है डिस्टेंस। सब कुछ कांस्टेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ r चेंज हो रहा, r के चेंज होने पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो मैं आपसे पूछा हूँ कैसा ग्राफ बनेगा पोटेंशियल और r के बीच का,
तो अगर मैं यहाँ पे R और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ ड्रॉ करने को कहूँ वेयर V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सिर्फ V और R डिपेंडेंस है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, और दिमाग में सोचिए कैसा ग्राफ बनेगा, और अपनी अगर कॉपी में आप साथ साथ नोट करते जा रहे हैं तो प्लीज़ बना भी दीजिए कि आपको क्या लगता है कैसा ग्राफ बनना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 फिर से मैं आपको दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R, ये मैंने आपको ये कहा, और फिर से मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट मीन्स दैट दीज ऑल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, K Q1 Q2 ये सब एक कांस्टेंट है। और फिर से अगर आप नोट करें अपनी कॉपी में तो ज़रा सोचिए और बनाइए कि पोटेंशियल एनर्जी और R के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। मुझे लगता है आपने बना भी लिया होगा, तो इसलिए मैं आपको कंफर्म करने के लिए बता दे रहा हूँ ग्राफ फिर से क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये जो कर्व रहेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई है। केस 2 क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ जो कि है केस 3। केस 3 है जब y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x टू दी पावर n, जब डिफरेंट पावर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तब क्या होगा। अब इसमें हम लोग थोड़ा डिफरेंट केसेस और पढ़ते हैं। केस 3 में ही पहले बात करते हैं जब n की वैल्यू 2 है तो y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, इक्वल टू का साइन आया, साथ में एक कांस्टेंट ऊपर आ गया जिसको बोल दिया k, तो y इज इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ भी कुछ वैसा ही रहेगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, अगर x इंक्रीज करेगा तो y की वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और बिल्कुल डिक्रीजिंग करना चाहिए। अगर x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब ये कर्व कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, इसको आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं कहेंगे, ये शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी ही है, लेकिन आप इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं कहेंगे। सेकेंड, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। अगर 1 अपॉन एक्स क्यूब का कर्व देखें तो भी आपके दिमाग में सही वैल्यू आ रही है, सही कर्व की शेप आ रही है कि अगर x की वैल्यू सर इंक्रीज करेगी तो y की वैल्यू भी तो डिक्रीज करनी चाहिए, जैसा पिछले कर्व में हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा वैसे वैसे y डिक्रीज करेगा। तो ये कर्व की शेप कुछ इस तरीके की ही आएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कर्व बड़ी तेज़ी से कम होगा, डिक्रीज होगा लेकिन बड़ी तेज़ी से कम होगा। जैसे ये इतना तेज़ी से कम नहीं होता, ये और से तेज़ी से कम होगा। थर्ड, अब अगर मैं आपसे कहूँ एक्स क्यूब की जगह एक्स की पावर 4 तो भी तो कर्व ऐसा ही रहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ एक्स क्यूब की जगह एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, तब हर केस में कर्व की शेप ऐसी ही रहेगी, कुछ भी हो। मैं आपसे ऐसे कह दे रहा हूँ, एक और लास्ट केस मैं एंड कर दूंगा, मैं आपसे ऐसे कह दे रहा हूँ कि अगर थर्ड है y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, तब आपके दिमाग में कैसी शेप आ रही है। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, इक्वल टू साइन आया, साथ में एक कांस्टेंट k अपॉन रूट एक्स, ये भी तो सर डिक्रीजिंग कर्व ही होगा कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज करती है, अगर x की वैल्यू इंक्रीज करती है तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। बिल्कुल ऐसा ही एक डिक्रीजिंग कर्व ही बनेगा, शेप लगभग सभी की एक ही जैसी होगी। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर कब बिल्कुल ऐसा तेज़ी से निकालेंगे, कब ऐसा, तो ये कंपेयर करने वाली बात जब आएगी तब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको शेप समझनी है कि एक कर्व से एक डिक्रीजिंग कर्व बनाना है आपको, एक्स और वाई एक्सिस में हमेशा एक डिक्रीजिंग कर्व ही बनाना है आपको। बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जाम्पल नंबर 1, आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है क्लास 11 में, दैट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपने एक इक्वेशन क्लास 11th में पढ़ी है। और
इसमें g एक कांस्टेंट, m1 एक कांस्टेंट, m2 एक कांस्टेंट, तो f और r के बीच में बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन हो गया, f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो अब आप लोगों को सोचना है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आप लोगों को सोचना है कि r और f के बीच का कर्व कैसा बनना चाहिए, रेडियस और फोर्स के बीच का कर्व कैसा बनना चाहिए। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा इसमें। जैसे आर स्क्वायर का एग्जाम्पल हो गया, अब मैं आ जाता हूँ आर क्यूब के एग्जाम्पल पे। मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू डाइपोल मोमेंट P, आगे पढ़ेंगे क्लास 12th में, अपॉन आर क्यूब। ये एक मैंने ऐसी रिलेशन लिख दिया, ये आपको क्लास 12th में आगे पढ़ना है। मतलब इसमें आप देख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको आर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच का कर्व बनाना, अभी आप जानते नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पी स्टैंड फॉर डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है, लेकिन फिर भी आप कर्व बना सकते हैं देख के इस रिलेशन को। तो दिमाग में सोचिए कैसा कर्व आएगा। एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल दैट लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K अपॉन रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V, तो ग्राफ बनाना है आपको वोल्टेज और लैम्डा के बीच का। तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, तीनों ही ग्राफ की शेप्स लगभग आइडेंटिकल होंगी, लगभग एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होंगी, लेकिन लगभग आइडेंटिकल होंगी। ये डिक्रीज करेंगे जैसे जैसे, अब मैं फिर से उनका वेरीफाई करने के लिए, आपने अपनी कॉपी में ये बना लिए होंगे, बस मैं वेरीफाई करने के लिए आपको आंसर दे रहा हूँ कि अगर ये R इंक्रीज करेगा तो F की वैल्यू डिक्रीज करेगी, लेकिन कहीं पे भी टच नहीं करेगी, कुछ ऐसी शेप रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जब R इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, इसकी भी शेप कुछ ऐसी ही रहेगी। जब V की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करेगी। कंसिडरिंग दैट V इज ग्रेटर देन 1, कंसिडर यही कर रहे हैं कि V इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये थोड़ा सा कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया केस 3। केस 3 के बाद आगे डिस्कस करते हैं केस 4। केस 4, केस 4 में दैट इज y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, मतलब y और x के बीच का कोई रिलेशन ही नहीं है, y और x के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दैट इज y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसका ग्राफ अगर आप सोच पा रहे हैं तो ग्राफ बनेगा एक, ना ही एक कर्व बनेगा, ना ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ये एक बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसी तो नहीं होगी, वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इस तरीके की होगी, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। दिमाग में आता है ऐसा क्यों, इस पॉइंट को मैं ऐसे नाम देता हूँ वाई नॉट, सम कॉन्स्टेंट, दैट इज वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट वाई नॉट। वाई नॉट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर आप देखें x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू y नॉट है, जब x की वैल्यू 1 हुई तब भी y की वैल्यू y नॉट हो गई, जब x की वैल्यू 2 हो गई तब भी y की वैल्यू y नॉट ही है, जब x की वैल्यू 3 हो गई तब भी y की वैल्यू y नॉट ही है। मतलब x में भले ही चेंज होता रहे लेकिन y में कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है y इक्वल टू वाई नॉट का कर्व हमेशा और हमेशा x और y के बीच में हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो बात करें इस पे एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक सिचुएशन समझिएगा, एक बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लेकिन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर उस बॉडी की है,
तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, उसका मास अगर कांस्टेंट, तो मोमेंटम भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब अगर मैं इस सिचुएशन का आपसे कहूं कि आपको ग्राफ बनाना है आपको ग्राफ बनाना है मोमेंटम और टाइम के बीच का, मोमेंटम और टाइम के बीच का ग्राफ। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ बनाना है, टाइम के साथ साथ बॉडी की पोजीशन जरूर चेंज हो रही है, लेकिन अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ना तो वेलोसिटी चेंज हुई ना तो मास चेंज हुआ, तो मोमेंटम की वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये टाइम के बढ़ने पर, टाइम के चेंज होने पर मोमेंटम तब भी वही है, और टाइम वाला तब भी मोमेंटम वही है, टाइम और तब भी मोमेंटम वही है। तो इसका मतलब है ये एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी m/v के इक्वल, कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसे और भी केसेस आप पढ़ेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो केस 4 के बाद अगला केस रहेगा केस 5, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं।